बस तू ही तू पार्ट 2। तुम्हें पता है तुम जितनी मासूम हो उतनी खूबसूरत भी हो। कहकर उसने उसके माथे पर चुमा। नंदिनी की पलकें अब तक बंद हो चुकी थी। पलकें ऊपर उठाकर उसने कार्तिक को देखा। कार्तिक कुछ और गुस्ताखी करने जा रहा था पर उनके प्यार में प्रीति ने खलल डाल दिया। जोर से दरवाजे को ठोकते हुए प्रीति ने आवाज दिया, नंदिनी तैयार हो गई हो तो आ जाओ। और बस इस आवाज के साथ कार्तिक मानो जैसे बेहोशी से होश में आया हो। वो झट से नंदिनी को अपने से अलग करता है और बाथरूम की ओर बढ़ जाता है। नंदिनी की दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि सीने से बाहर आने को तैयार थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, ये मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? अपनी लंबी लंबी सांस को उसने कंट्रोल किया और दरवाजे को खोल दिया। चलो, तुम तो तैयार हो गई हो। नंदिनी कुछ न बोल खामोश रही। चलो कहकर प्रीति ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर चली आई। यहाँ बाथरूम में कार्तिक ने अपने आप को देखते हुए दीवार पर हाथों का मुक्का बनाकर मारे जा रहा था। कैसे कैसे कर सकता हूँ मैं ये सब? कुछ उस लड़की के चक्कर में ऐसा लग रहा है जैसे मैं बदल गया। उसने आईने में अपने आप को देखा, गहरी सांस ली और अपने आप को और स्ट्रॉन्ग किया। उसके चेहरे पर फिर से पहले वाली वही एरोगेंट और गुस्सा आ गया जिसके लिए वो मशहूर था। वो तैयार हो रहा था जब उसके कानों में भजन की आवाज़ आई। आवाज़ से पहचान गया था कि भजन नंदिनी गा रही है। उसने अपनी टाई बांधी, कोट पहना, अपना मोबाइल लेकर नीचे आ गया। नंदिनी इस वक्त सभी को आरती दे रही थी और सबकी तरह आरती देते हुए उसने देखा कि कार्तिक भी अपने कमरे से बाहर आया तो उसकी तरफ बढ़ गए। सब उसे उस तरफ जाने से रोकना चाहते थे क्योंकि कार्तिक को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसे आरती दे या प्रसाद दे। नंदिनी आरती की थाली उसके सामने बढ़ाते हुए मुस्कुराकर उसे देखते हुए खड़ी हो गई। कार्तिक के चेहरे पर अभी वही एरोगेंट और गुस्सा था जो कल उसके चेहरे पर था। वो अपनी नज़र छोटी करके नंदिनी की ओर देखता है। नंदिनी आंखों से दिए की ओर इशारा करते हुए कही, आरती लीजिए। कार्तिक ने ना में अपनी गर्दन हिलाई। नंदिनी अपने एक हाथ से आरती की थाली को पकड़ती और दूसरे हाथ से आरती की जोत पर अपने हाथ को घुमाते हुए कार्तिक के सर से लगा दिया। कार्तिक उसके हाथ को जोर से झटकता है और नंदिनी का हाथ एक ही जोत के ऊपर जाकर लग गया। हाथों पर दिया गिरता है और उसका हाथ जल जाता है और उसके मुंह से आह निकलती है। उसने अपने हाथों को अपनी तरफ किया और फूंकने लगी। प्रीति दौड़ते हुए आई और उसकी हथेली को देखकर कार्तिक की ओर देखा। कार्तिक, प्रीति बोली। कार्तिक गुस्से से अभी उन दोनों को ही देख रहा था। प्रीति नंदिनी से कहती है, चलो मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। कहते हुए उसे लेकर चली गई। कार्तिक के बड़े भैया जिनका नाम सत्यम था। सत्यम जी कहते, ये क्या बदतमीजी है कार्तिक, उसे नहीं पता कि तुम ये सब चीज़ नहीं मानते? तुम उसे कह सकते थे ना। कार्तिक कोई जवाब ना देकर डाइनिंग चेयर खींच कर बैठ जाता है। सत्यम सही कह रहा है कार्तिक, कम से कम अपने घर के बेटों से तो मैं ये उम्मीद नहीं करता कि वो अपनी बीवी के साथ इस तरह से व्यवहार करेंगे। आज तुम्हारी वजह से उस बच्ची के हाथ जल गए। कार्तिक के पिताजी ने कहा, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, बच्ची है, वो शादी से पहले नहीं देखा क्या? मेरी शादी किसके साथ करवा रहे हैं? खाना उसकी प्लेट में सर्व कर दिया गया था पर उसे पता नहीं कि उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार नंदिनी का रोता हुआ चेहरा आ रहा था। उसने प्लेट को अपने सामने से आगे बढ़ा दिया और गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। कार्तिक, बैठकर खाना खत्म करो, दादाजी ने अपने कठोर शब्दों में कहा। दादाजी भूख नहीं है, कहकर अपने पैरों से कुर्सी को पीछे मारता है। कुर्सी लुढ़कते हुए कुछ कदम आगे जाकर रुक गई। कार्तिक जैसे ही अपने ऑफिस जाने के लिए पलटा, सामने दरवाजे से नंदिनी के पापा आ रहे थे। उसके कदम चलते ही रुक गए। वो कभी इतना नहीं डरा जितना उसके मन में इस वक्त डर था। नंदिनी के हाथ जल गए थे और इसका कारण कार्तिक था। अगर नंदिनी ने उसकी शिकायत की अपने पापा से तो करती है तो कर दे, उससे कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कार्तिक अपने मन में कहता है। नंदिनी के पापा हाथ जोड़कर सभी को नमस्ते कहते हैं। उनको देखकर सभी अपनी जगह से आगे बढ़ते हुए, आइए, बहुत अच्छे समय पर आए हैं आप, अभी हम सब नाश्ता करने ही वाले थे, कहकर कार्तिक के पापा ने अपने हाथ मिलाकर गले मिलते हैं। नंदिनी के पिताजी हाथ जोड़कर कहते हैं, नाश्ता करके आया हूँ। दरअसल नंदिनी रात को भी परेशान थी, इसीलिए सोचा एक बार उसे देख लूँ। आपकी बेटी है यहाँ पर, आप जब चाहे तब आ सकते हैं, उन्होंने कहा और अपनी छोटी बहू रिंकी को कहा, बेटा जाकर प्रीति के कमरे से नंदिनी को बुला ला। रिंकी कार्तिक के छोटे भाई अरविंद की पत्नी थी। सभी इस वक्त नाश्ते के टेबल को छोड़कर आकर हॉल में बैठ चुके थे। प्रीति उसके हाथ में दवाई लगा रही थी। प्रीति ने प्यार से नंदिनी को समझाते हुए कहा, कार्तिक नहीं मानता पूजा पाठ, भगवान, आरती प्रसाद कुछ भी, तो आज की बात ये सब चीज़ उसके सामने मत करना। नंदिनी सिबक रही थी। सिबकते हुए ना में अपनी गर्दन हिलाई। ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? नंदिनी, प्रीति ने उसे बहुत ही प्यार से पूछा। नंदिनी अपनी गर्दन हाँ में हिलाते बोली, मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं होता, मुझे रोना आता है। नंदिनी, तुम्हारे पापा आए हैं, रिंकी ने आते ही कहा।
नंदिनी खुशी से उछल पड़ी और अपने दर्द को भूलकर बाहर की तरफ भागी। प्रीति ने रिंकी को रोकते हुए कहा, रिंकी, नंदिनी भले ही उम्र में तुमसे छोटी हो, लेकिन वो अरविंद के बड़े भाई की पत्नी है। तुम उसे ना तो तुम कह सकती हो और ना ही नाम से बुला सकती हो। पर वो छोटी है मुझसे। रिंकी भोला सा फेस बनाते हुए बोली। हाँ, लेकिन जेठानी है तुम्हारी, ठीक है, उसने कहा। दोनों हाथ पकड़कर बाहर आ गए। आपस में सभी एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, क्योंकि अब एक दूसरे को ये बहुत ही कम जानते थे। एक दूसरे का काम और परिचय, कहाँ रहते हैं, ये सब जानना भी ज़रूरी था। कार्तिक को बस सत्यम ने वहीं बैठने के लिए कहा और कार्तिक बैठ गया। तभी नंदिनी, प्रीति और रिंकी के साथ कमरे से बाहर निकली। अपने पापा को देखते ही उनकी तरफ बढ़ गए। उसके चेहरे पर आंसू की जगह खुशियों ने ले ली। अभी ठीक से कार्तिक उसे देख रहा था। पीले रंग के सिल्क की साड़ी, ना कोई मेकअप और ना ही कोई गहना, बस एक मंगलसूत्र जो कि कार्तिक ने ही उसे पहनाया था। वो कई सारी ब्यूटी क्वीन पर भारी पड़ सकती थी। वो आकर अपने पापा से गले लगकर वही पापा के साथ बैठ गई। रघुवीर जी ने सत्यम की ओर देखते हुए कहा, वैसे तो इसे सब कुछ आता है, बहन माँ की है तो घर के काम काज भी कर ही लेती है, पर मैं यही चाहूँगा एक नज़र सिर्फ आप लोग इस पर बनाए रखें। किचन में जब भी जाती है खाना ऐसे बनाती है कि स्वाद आपके मुंह से नहीं उतरेगा, लेकिन जब किचन से बाहर आती है तो एक दो कटे जले का निशान अपने साथ लेकर आती हैं। कहते हुए वो नंदिनी को देखकर हंस पड़े। नंदिनी ने अपना मुंह बना लिया। बाकी आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। रिश्ते निभाना और रिश्तों में प्यार से रहना सब आता है इसे, और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे एक अच्छी बेटी बनकर रही, अच्छी बहू भी बनेगी। हमें अपने घर के लिए बहू ही चाहिए थी, और आपकी बातों से लग रहा है कि वो हमें मिल चुकी है। बाकी घर के काम के लिए हमारे घर में नौकर है, एक और विनती है आप लोगों से। ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि अपने आप को शादी के लिए तैयार नहीं कर पाए, तो मैं कुछ दिनों के लिए इसी तरह आपके घर आ जाया करूँगा। तो आप लोग, वो आगे कुछ कहते उससे पहले ही सत्यम ने कहा, हम समझ सकते हैं आपकी बात। मेरी भी 2 बहनें की शादी हो चुकी है। हम तो 5 भाई बहन थे, फिर भी उनके जाने पर घर में सूना ही पन है। आपकी तो इकलौती बेटी है, उसके यहाँ आ जाने पर आपका घर कितना सूना होगा, ये इस परिवार का हर एक इंसान पर कोई समझ सकता है। रघुवीर जी की आंखें भर आई। शादी भले ही उन्होंने जल्दबाजी में कर दिया या फिर कार्तिक के गुस्से के बारे में, उसकी कहानी सुनकर वो डर रहे हो, लेकिन घर वालों की समझदारी और उनके प्यार को देखकर उन्हें अपनी बेटी के लिए ऐसा लग रहा था मानो उसे सही जगह मिल गई हो, सही परिवार मिला है। अपनी बेटी से मिलकर वो वापस चले गए। कार्तिक अपने ऑफिस आ चुका था, पर आज उसका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उसे रह रह कर नंदिनी के जले हुए हाथ दिखाई दे रहे थे। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। काश वो कह देता कि वो नहीं मानता इन सब चीज़ों को। क्या ज़रूरत थी इस तरह उसके हाथ को झिड़कने की। अपने इन्हीं ख्यालों में आज उसने अपना लंच नहीं खाया। सर्वेंट उसका लंच बॉक्स वैसे ही लेकर आ जाता है। यहाँ नंदिनी घर में सभी के साथ बैठे बातें कर रही थी। घर की दीवारों पर बच्चों की तस्वीर देखकर उसने कहा, यहाँ तो इतने सारे बच्चे हैं, पर अभी मुझे एक भी दिखाई नहीं दे रहा है। सब है कहाँ? रिंकी मुस्कुराकर कहती है, वो दो जो नटखट शैतान है, ये मेरे बेटे हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करके प्रीति कहती है, ये दोनों मेरे बेटे हैं। एक तस्वीर जो उन दोनों तस्वीरों के बीच में थी, जिसमें एक प्यारे से लड़का और लड़की एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे, उसकी तरफ इशारा करते हुए नंदिनी बोली, और ये किसका है? प्रीति और रिंकी दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर उन्होंने सामने देखा, जहाँ दादी माँ और उनकी सास सुजाता जी बैठी हुई थी। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत पूछ लिया? नंदिनी उन दोनों को देखते हुए बोली, नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं पूछा। ये दोनों कार्तिक के बच्चे हैं। नंदिनी, जो कि अब तक सब कुछ मुस्कुराकर सुन रही थी, अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कार्तिक जी के बच्चे, उनकी शादी हो चुकी है। नंदिनी ने सुजाता जी से पूछा। सुजाता जी हमें अपनी गर्दन हिला दी। कहाँ है उनकी पत्नी? प्रीति नंदिनी के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, ध्यान से सुनो जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। नंदिनी हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर प्रीति की ओर देखने लगी। कार्तिक और रंभा की शादी 6 साल पहले हुई थी। वो हमारे एक फैमिली फ्रेंड की बेटी है। शादी के बाद से कभी भी रंभा और कार्तिक में नहीं बनी। हर छोटी बड़ी बात पर दोनों में झगड़ा हो ही जाया करता था। एक दिन में तुमने भी तो देख ही लिया, कार्तिक कितना गुस्सैल है। बच्चों के जन्म के पहले से ही रंभा ज़्यादा करके अपने मायके में रहा करती थी। बच्चों पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। दोनों बच्चे हम सबके हाथों से ही पलकर बड़े हुए हैं। और इन्हीं सब बातों को लेकर एक बार कार्तिक और रंभा के बीच में झगड़ा हुआ और कार्तिक ने रंभा से तलाक मांगा। गुस्से में रंभा ने भी घर छोड़ दिया और फिर क्या था, दोनों का तलाक हो गया। नंदिनी अपनी गर्दन झुकाए प्रीति की बातों को सुन रही थी। तभी सुजाता जी बोली, यही शादी करने का मकसद था। कार्तिक सिर्फ यही चाहता था कि उसे अपने बच्चों की कस्टडी के लिए एक बीवी चाहिए थी। नंदिनी, हम तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहते। ये सारी बातें अपनी मोना के पिताजी से बता दी थी। नंदिनी बोलती है, अब कहाँ है ये बच्चे? मेरी बड़ी बेटियों के पास। नंदिनी ने अपनी सास सुजाता जी की तरफ देखा। मेरे 5 बच्चे हैं। 3 को तो तुम देख चुकी हो, कार्तिक, सत्यम और अरविंद। उनसे बड़ी 2 बेटियां हैं, गीता और रिता, जो कि यही पास में ही रहती है। शादी में सभी आए थे। बच्चे जिद करके उनके साथ चले गए हैं, क्योंकि कल रीता की बेटी का जन्मदिन है। अब हम सब जब जाएंगे तब बच्चों को ले आएंगे।
मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये सब एक बड़े झटके की तरह होगा। प्रीति ने नंदिनी के हाथों पर हाथ रखते हुए कहा। पर यकीन मानो, हम कुछ छिपाना नहीं चाहते तुमसे। बच्चे बहुत प्यारे हैं, तुम उनकी माँ बनकर रहोगी तो वो भी तुम्हारे बच्चे बन जाएंगे। नंदिनी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और सर झुकाए बैठी रही। 2 दिन के अंदर क्या से क्या बदल रहा था। अभी कल तक तो वो अपनी बहन की शादी की तैयारी में जुटी हुई थी। कल रात उसकी शादी हो गई और आज आज उसे पता चला कि उसका पति पहले ही शादीशुदा है। और अब पता चला है कि उसके 2 बच्चे भी हैं और जाने क्या-क्या झटका ज़िंदगी को लगने थे। आज शाम को कार्तिक जल्दी घर आ गया और आते ही अपने कमरे में गया। कमरे में नंदिनी नहीं थी। कार्तिक फ्रेश होता है और नीचे हॉल में आ जाता है। सभी अपने-अपने काम में व्यस्त थे। वो पूछता भी तो किससे पूछता कि नंदिनी कहाँ है? सुबह खुद ही तो उसे डाँट कर गया था। अब किस मुँह से किसी से पूछे? वो चुपचाप सोफ़े पर बैठा अपनी नज़रें कभी मोबाइल पर तो कभी आस-पास में घुमाता। तभी प्रीति उसके बगल में आकर बैठते हुए बोली, "आज बहुत जल्दी आ गए हो तुम? क्यों, तुम्हें दिक्कत है मेरी जल्दी आने से? मुझे क्यों दिक्कत होगी? तुम्हारी मर्ज़ी, जल्दी आओ या देर से। कौन-सा मेरा लाखों का कारोबार तुम लेकर बैठे हो? तो जाकर अपने पति को देखो ना, यहाँ मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो?" कार्तिक, प्रीति ने, "छोड़ो यार, तुम मुझ पर भाभी होने वाला रोब मत झाड़ो। मेरी दोस्त थी ना, तो दोस्त की तरह ही रहोगी।" कहकर कार्तिक अपने मोबाइल को साइड में रखता है और अपने सर को सोफ़े से टिकाकर आँखें बंद कर लेता है। "क्या हुआ, परेशान है?" कार्तिक ने ना में अपनी गर्दन हिलाई। आज हम सबने नंदिनी को हनी और बनी के बारे में बता दिया। कार्तिक की आंखें जो बंद थी एक झटके के साथ खुल गई और वहीं सीधे होकर बैठा और प्रीति की ओर घूम गया। कुछ बोल रही थी? कार्तिक ने कहा। नहीं, बस कह रही थी कि बच्चों से मिलना चाहती है। बर्थडे वाले दिन जाएंगे तो मिला देंगे उनसे, कहकर कार्तिक ने फिर से अपने मोबाइल को अपने हाथ में लिया। नहीं, वो ऑलरेडी जा चुकी है। मतलब? कार्तिक ने अपनी नज़र छोटी करके प्रीति को घूर कर देखते हुए बोला। मम्मी जी और नंदिनी दोनों पास के आइसक्रीम पार्लर गए हैं, वहाँ पर सभी बच्चे आएंगे तो सब वहाँ पर मिलेंगे एक दूसरे से। कार्तिक ने अपनी आंखें बंद की और ना में अपनी गर्दन को हिलाते हुए बोला। व्हाट द हेल यार, मेरी जिंदगी ना, तुम फ़िक्र मत करो, नंदिनी बहुत अच्छी है। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों को अपनी माँ की तरह सँभाल लेगी। प्रीति, तू पागल हो गई है? वो 20 साल की है और मेरे बच्चे 5 साल के हैं। एक 20 साल की लड़की 5 साल के बच्चों की माँ बन सकती है क्या? इतने सारे एक्सपेक्टेशन क्यों लगा रखे हैं सबने? जब किसी शादीशुदा औरत को कोई माँ कहता है तो तुझे नहीं पता, उसके मन में ममता अपने आप जाग जाती है, प्रीति बोली। कार्तिक उठकर अपने कमरे की ओर जाते हुए बोला, आई डोंट नो अबाउट दिस ममता एंड ऑल। कार्तिक अपने कमरे में बैठा था। जब उसे नंदिनी की आवाज़ आई, वो समझ गया था कि नंदिनी शायद बच्चों से मिलकर आ चुकी है। उसकी आवाज़ में एक खनक थी, कोई उदासी या मायूसी नहीं नज़र आ रही थी। तभी नंदिनी कमरे के अंदर आती है। कमरे में एंटर होते ही नंदिनी की नज़र कार्तिक से मिली। नंदिनी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी और उस मुस्कुराहट को देखते ही कार्तिक के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन नंदिनी की मुस्कुराहट कार्तिक को देखते ही गायब हो गई। उसने अपना चेहरा कार्तिक को देखते ही फेर लिया और गैलरी की ओर चली गई। कुछ देर बाद अपने पापा से बात करके वह गैलरी से बाहर आई और कार्तिक से टकरा गई। कार्तिक का कंधा नंदिनी के माथे पर लगा था। कार्तिक को देखकर भी इग्नोर करते हुए नंदिनी अपने माथे को सहलाते हुए आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने हाथों को हटाया और अपने आप को देखा। तभी उसके पीछे कार्तिक आकर खड़ा हो गया। ये जो तुम एटीट्यूड दिखा रही हो ना, मैं झेलता नहीं किसी का एटीट्यूड। नंदिनी कार्तिक की तरफ पलटी। अब जाकर कार्तिक को देखा। क्या मैंने आपको एटीट्यूड दिखाया? उसने कार्तिक से पूछा। तो ये जो इग्नोर कर रही हो, ये और क्या है? इसको एटीट्यूड दिखाना नहीं कहते, इसको नाराज़गी दिखाना कहते हैं। अच्छा, और ये क्यों है? आपकी वजह से मेरा हाथ जला है, लेकिन आपने एक बार भी मेरे बारे में किसी से ये नहीं पूछा कि नंदिनी कैसी है। कहते हुए नंदिनी की आंखें भर आई। वही मैं अभी तुमसे पूछना चाहता था। नंदिनी अपने उल्टे हाथ से अपने आंसू को पोंछते हुए बोली। अब ज़रूरत नहीं आपकी पूछने की, जब लग गई थी तब तो पूछा नहीं, अब क्या पूछ कर करोगे? वो कार्तिक के आगे से बढ़ भी गई थी कि तभी उसके हाथ को एक झटके से कार्तिक ने पकड़कर रोक लिया और उसे खींचकर अपने आगे खड़ा करता हुआ बोला, हाथ दिखाओ अपना। नंदिनी रोते हुए अपने हाथ को आगे कर देती है। उसकी हथेली के बीचों बीच वो दिया लगा था और एक बड़ा सा फोड़ा वहां पर आ गया था। बहुत दर्द होता है, नंदिनी नामे अपनी गर्दन हिलाकर बोली। आपने इग्नोर किया जिससे ज्यादा दर्द हुआ, कहते हुए और जोर से रोने लगी। कार्तिक, जिसे अब तक उसके हाथों को पकड़ा हुआ था, उसे खींचकर अपने गले से लगाते हुए बोला, मैं नहीं मानता भगवान, पूजा पाठ, आरती प्रसाद, मेरे सामने मत लाया करो वो सब चीज़। नंदिनी कुछ पल के लिए अपने हाथों को नीचे किए हुए खड़ी रही, फिर अपने एक हाथ को ऊपर उठाकर कार्तिक के पीठ पर रखते हुए बोली, ये आप मुझे सुबह भी प्यार से समझा सकते थे। कार्तिक बिना कुछ बोले उसे अपनी बाहों में भर कर खड़ा रहा। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली और आईने में अपने आप को देखा। उसने एक झटके में नंदिनी को अपने आप से अलग किया और कमरे से बाहर निकल गया। नंदिनी फिर हैरानी से कार्तिक को देखती रह गई। ये तो मुझे समझ में नहीं आते, इनसे ज़्यादा समझदार तो इनके दोनों बच्चे हैं, कहकर नंदिनी ने अपना मुंह बनाया और पलटकर आईने में देखकर अपने चेहरे को ठीक किया और किचन की ओर चली गई।
खाना जब हो गया तो प्रीति नंदिनी को आवाज़ देते हुए बोली, सोने से पहले मुझे याद दिला देना, मैं तुम्हारे हाथों में दवाई लगा दूंगी। दीदी मैं लगा लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहकर नंदिनी किचन की ओर बढ़ गई। थोड़ी देर बाद कार्तिक अपने स्टडी रूम के काम को पूरा करके जब वो कमरे में आया तो बाथरूम से पानी की आवाज़ आ रही थी। वो समझ गया कि शादी शायद नंदिनी होगी। नंदिनी जब नहाकर बाहर आई तो कार्तिक को लगा कि शायद वो उससे बात करेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। नंदिनी वहां पर आकर बिस्तर पर बैठी। कार्तिक ने सोचा अब कार्तिक से बात करेगी। नंदिनी फिर भी कुछ नहीं बोली। उसने अपनी तकिया वहां से उठाया और सोफे पर रखकर लेट गई। कार्तिक अपनी आंखें छोटी करके नंदिनी को देखता रहा, फिर अपने मन में बोला, कल तो कह रही थी इतना हाथ पैर फेंकती हूँ कि सोफे पर गिर जाऊंगी, और आज खुद ही सोफे पर सोने चली गई। जाए मेरी बला से, कहकर कार्तिक ने भी साइड लैम्प को बंद किया और अपने तकियों को ठीक करके लेट गया। नंदिनी कुछ ही पल में सो गई, लेकिन कार्तिक जाने कब तक नंदिनी को देखता रहा। कार्तिक भी कुछ देर बाद सो गया। आधी रात को कार्तिक की नींद खुली। वो करवट लेकर दूसरी तरफ पलटा कि उसकी नज़र सामने सोफे पर गई। सोफा खाली था, नंदिनी नहीं थी। उसने अपने बिस्तर की दूसरी तरफ घूम कर देखा, नंदिनी यहाँ भी नहीं थी। ये लड़की कहाँ चली गई इतनी रात को? वो उठकर बैठा कि उसकी नज़र सोफे के नीचे पड़ी। नंदिनी सोफे के नीचे गिर चुकी थी और इस वक्त जमीन पर सोई हुई थी। कार्तिक अपने हाथ को सर पर मारते हुए कहता है, भगवान के सारे अजूबे मेरे ही नसीब में भेजने थे आपको, कहकर वो उठा और नंदिनी की तरफ बढ़ गया। नंदिनी उठो, पर मजाल है कि नंदिनी हाँ हूँ कुछ भी कह दे। कार्तिक ने उसके कंधे को पकड़कर हिलाते हुए कहा, नंदिनी तुम सोफे से गिर गई हो। तो नंदिनी फिर भी कुछ नहीं बोली। कार्तिक के हाथ को झटक कर कुछ बड़बड़ाई और फिर से सो गई। कार्तिक झुका और नंदिनी को अपनी गोद में उठा लेता है। गॉड, लड़की कुछ खाती भी है या नहीं, इतनी हल्की। इसके और बने के वजन में कुछ फर्क भी नहीं पता चल रहा है, बोलकर उसने नंदिनी को बिस्तर पर लिटाया और जैसे उठने को हुआ तो उसके नाइट सूट के बटन में नंदिनी के बाल उलझ गए थे। उसके बालों को अपने बटन में से निकालने की कोशिश करता रहा और उसकी नज़र उस बटन और बालों पर कम, नंदिनी के चेहरे पर ज़्यादा घूम रही थी। थोड़ा सा झुका और नंदिनी के माथे को चूम कर बोला, सॉरी, तुम्हें हॉट हुआ मेरी वजह से। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। नंदिनी थोड़ा सा कसमसाने लगी। कार्तिक झट से उसके बगल में लेटकर उसके माथे को सहलाने लगा और नंदिनी को सुलाने लगा। वो खुद ही उसके बगल में जाकर लेटा। वो अभी सोना नहीं चाहता था, पर खुद भी सो गया। सुबह सुबह जब नंदिनी की नींद खुली तो उसने अपने आप को फिर से कार्तिक की बाहों में पाया। वो कंफ्यूज थी, वो तो सोफे पर सोई थी, यहाँ कैसे आई? और उस कंफ्यूजन में उसने उठने के लिए अपना सर आगे खींचा कि उसके मुंह से आग की आवाज़ निकली। कार्तिक भी आवाज़ को सुनकर उठ गया। क्या हुआ? मेरे बाल, नंदिनी के बाल रात को ही कार्तिक के शॉर्ट में फंस गए थे और कार्तिक उसे निकालना भूल गया था। हाँ रुको, कहकर कार्तिक उसे उसके बाल को इधर से उधर कर रहा था और उलझता ही जा रहा था। तुम्हें कौन कहता है रात को सोते टाइम बालों को खोल कर सोने के लिए, खासकर तब जब 1 मीटर के बाल लेकर चलती हो? इरिटेट होकर कार्तिक ने कहा, मुझे चोटी में नींद नहीं आती। नंदिनी ने झट से जवाब दिया, तो अपनी जगह पर जाकर सोती रहा, यहाँ पर आकर सोने के लिए किसने कहा था? कार्तिक ने अपनी गलती को नंदिनी पर डाल दिया। मुझे नहीं पता, मैं तो कल सोफे पर ही सोई थी, यहाँ पर कैसे आ गई? नंदिनी भोलेपन से बाल खुजलाते हुए बोली, तो तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मैं तुम्हें उठाकर यहाँ लेकर आया था ऐसे अपनी गोद में उठाकर, कहते हुए कार्तिक ने अपने हाथों से इशारा किया। नहीं, आप क्यों नाराज हो रहे हो? मैं आपको कहाँ ब्लेम कर रही हूँ। सोते टाइम मुझे कुछ होश नहीं रहता, तो हो सकता है मैं तभी उठकर यहाँ पर आ गई हूँ। सॉरी, कहकर नंदिनी अपने हाथों को बढ़ाई और अपने बालों को सुलझाने की कोशिश करने लगी। नंदिनी काफी देर तक बालों को कार्तिक के शॉर्ट के बटन से निकालने की कोशिश करती रही। कार्तिक की नजर इस वक्त अपने ही उलझन में उलझी नंदिनी के ऊपर थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट। आखिर वही उठाकर तो लाया था नंदिनी को यहाँ पर, और खुद ही चोरी करके सिनाजोरी जो कर रहा था। काफी देर मशक्कत करने के बाद वो अपने बालों को निकाल कर बिस्तर से उतरकर खड़ी होती है। नंदिनी के वहां से जाते ही कार्तिक अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए कहता है, ये तो अच्छा है, अपना ब्लेम मैं उसके ऊपर डाल सकता हूँ, कहकर वो खुद में ही मुस्कुराया। कार्तिक नंदिनी की मासूमियत में एक ही दिन में बहकने लगा था और शायद यही गुस्सा उसे अपने आप पर आ रहा था। जिस इंसान को सालों से रह रहे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और एक दिन पहले आई हुई उस लड़की ने उससे बदलना शुरू कर दिया था। एक ही दिन में उसने अपने आप को इतना लाचार कर लिया नंदिनी के सामने कि अब नंदिनी को देखकर वो रह भी नहीं पा रहा था, और अपने आप को ऐसा करता देखकर अपने आप से नाराज़ भी हो रहा था। वो जिम की ओर चला गया, जबकि नंदिनी नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। आज सभी जल्दी ही घर आने वाले थे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी रीता के बेटे के बर्थडे में जाना था। घर की सभी औरतें दोपहर से तैयार होना शुरू कर चुके थे। शाम होते होते सभी रीता के घर बर्थडे में जाने के लिए निकल गए थे। कार्तिक की नज़र रह रहकर नंदिनी की तरफ जाती, पर उसका दिमाग उससे नंदिनी से दूर रहने के लिए कहता। वो अपना दिल तो पहली बार में ही उसकी मासूमियत पर हार चुका था।
लेकिन वो भी जानता था उसके उन दोनों के बीच में उम्र का एक लंबा फासला था। साथ ही साथ कार्तिक के 2 बच्चे थे जिन्हें पता नहीं नंदिनी ठीक से सँभाल पाएगी या नहीं। वो नंदिनी से ज़्यादा उम्मीद भी नहीं लगा कर रखना चाहता था। क्योंकि उसके 5 साल के बच्चे के लिए वो 20 साल की माँ कभी नहीं चाहता था। जब वो पार्टी में पहुँचा तो उसने देखा कि लोगों के आकर्षण का केंद्र नंदिनी ही थी। सभी उसी को देख रहे थे। हर कोई उसी की खूबसूरती की चर्चा करता तो कोई हॉल में ही उसकी कार्तिक के साथ शादी की कार्तिक के छोटे जीजाजी यानी कि मुकेश जी बहुत देर से कार्तिक को नोटिस कर रहे थे। मुकेश जी और कार्तिक के बीच में अच्छी बनती थी। वो कार्तिक से बोले, इन लोगों का तो दिन भर लगा ही रहेगा, चलो हम कहीं बाहर जाकर बैठते हैं। कार्तिक ने उनके साथ एक गार्डन एरिया की तरफ आ गया। वो वहाँ रखे हुए छोटे छोटे दीवारों पर दोनों टेक कर खड़े हो गए और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो कैसी लग रही है नई नई शादी? मुकेश जी ने चिढ़ाते हुए पूछा। जीजा जी, आप जानते हैं ये शादी करने का मकसद सिर्फ इतना था कि मेरे पास एक बीवी हो जो बच्चों की माँ कहलाए और कस्टडी देते टाइम मेरा केस स्ट्रांग हो। कार्तिक ने कहा, सिर्फ यही तो नहीं होता ना, कार्तिक पत्नी है तुम्हारी। पति जैसा भी तो कुछ होगा ना। कार्तिक ने ना में अपनी गर्दन हिलाई और बोला, वो बहुत मासूम है जीजा जी। पता नहीं क्यों मेरे मन पर एक गिल्ट है कि उसके साथ गलत कर रहा हूँ। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? कार्तिक के जीजा जी ने जानना चाहा। हम दोनों के बीच में उम्र का एक लंबा फासला है। 2 साल 4 साल का नहीं, 13 साल का फासला। और मेरा गुस्सा आप जानते हैं। और 2 दिनों में इतना तो समझ गया हूँ मैं, छोटी छोटी बात पर रोने लगती है। फिर हनी और बनी के साथ पता नहीं कैसे निभा पाएगी। कार्तिक, तुम कोशिश करोगे अपनाने की तो तुम्हें भी अपनाएगी। बाकी एक बात मैं कह सकता हूँ, लड़की अच्छी है। आज के दौर में जहाँ लड़कियाँ सिर्फ अपनी खुशी चाहती है, उस लड़की ने दोनों परिवारों की इज्जत के लिए अपने पापा के कहने पर एक बार में शादी की के लिए तैयार हो गई। और मेरी बात हुई थी माँ से, परिवार में भी घुल मिल रही है। कार्तिक और मुकेश जी बात करके अंदर पार्टी एरिया में आए तब देखा कि केक काटने की तैयारियां हो रही थी। कार्तिक ने अपनी नज़र चारों ओर घुमाई। वो नंदिनी को देखना चाहता था पर नंदिनी कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी उसे साइड की एक सोफे पर नंदिनी बैठी दिखाई दी, जिसके एक तरफ हनी और दूसरी तरफ बनी थे। हनी और बनी दोनों जुड़वा है। नंदिनी उन दोनों से बातें कर रही थी और वो दोनों उसकी बातों का जवाब दे रहे थे। उन दोनों को इस तरह से बातें करता देख कार्तिक को अच्छा लगा। उसने अपने कदम उस तरफ बढ़ा दी। उसे देखते ही हनी और बनी दौड़ते उसके पास आए। कार्तिक अपने घुटने के बल बैठकर उन दोनों को अपने गले से लगा आए। कैसे हैं मेरे दोनों शरारती बच्चे? पापा, हम शरारत कहाँ करते हैं। अच्छा, और जो आप करते हो उसको क्या कहते हैं? क्या पापा, आप भी ना, कहकर हनी ने अपना मुंह फुला लिया। कार्तिक ने दोनों को अपने गले लगा लिया। घर के सभी बच्चे पूरी पार्टी के दौरान नंदिनी के आसपास ही रह रहे थे। नंदिनी में खुद में भी बचपना था और बच्चों के साथ मिलकर उसका बचपना मानो और ज़्यादा बढ़ गया था। उसके उछल कूद को घर के सभी लोग मुस्कुराकर देख रहे थे। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी बच्चों को लेकर लौट रहे थे तो सब 6 के 6 बच्चे इस बार नंदिनी के साथ बैठने की जिद कर रहे थे। कार्तिक ड्राइविंग सीट पर बैठा और नंदिनी उसके साथ ही थी और बाकी सभी बच्चे जैसे तैसे करके उसी कार में घुस गए। नंदिनी सिर्फ एक ही दिन में इन सभी बच्चों की फेवरेट बन गई थी। कार्तिक ने रियर व्यू मिरर को नंदिनी के ऊपर पॉइंट किया। वो बार बार उसी की तरफ देख रहा था। घर पहुंचते पहुंचते सभी को रात हो गई। सभी बच्चों के लिए एक ही कमरा था जिसमें 6 के 6 बच्चे एक साथ में ही रहते थे। नंदिनी ने सभी बच्चों को सुलाकर उनके ब्लैंकेट को ठीक करके लाइट ऑफ करके एक मध्यम रोशनी वाला लाइट जला दिया और कमरे को बंद करके बाहर निकल गए। सत्यम उसे देख रहा था। भैया, आप सोए नहीं अब तक? तुम भी तो नहीं सोई, सत्यम जी ने कहा। जी, जा ही रही थी। गुड नाइट। सत्यम भी गुड नाइट बोलते हैं। नंदिनी कार्तिक के रूम की ओर चली गई। प्रीति आई और सत्यम के बाजू को पकड़कर अपना सर उसके कंधे पर रखकर बोली, चलो हम भी चलते हैं सोने के लिए। वैसे भी मैं आज थक गई हूँ। सत्यम ने अपने चारों तरफ देखा। वो झुककर प्रीति को गोद में उठाया और कहा, अगर तुम थक गई हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। कहो तो तुम्हारे पैर भी दबा देता हूँ। कहते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अच्छा, आप मेरे पैर दबाएंगे? प्रीति मुस्कुराकर कहती है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने कभी किया ना हो। प्रीति खिलखिलाकर हंस पड़ी। सत्यम कमरे में आकर प्रीति को उतार देते हैं। अपना नाइट सूट लेकर बाथरूम की ओर बढ़ जाते हैं। वो बाहर निकले तब तक प्रीति बिस्तर लगा चुकी थी और अभी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने गहने उतार रही थी। सत्यम को देखती प्रीति बोली, मुझे लगता है नंदिनी कार्तिक को बदल देगी। वो बहुत भोली है, कहीं वो कार्तिक के चक्कर में मुरझा ना जाए। सत्यम प्रीति के बालों को खोलते हुए बोले, उसने एक दिन में पूरे बच्चों का दिल जीत लिया। उसके अंदर कुछ तो खास बात है। वो तो है। कहते हुए सत्यम अपना फोन लेकर बिस्तर पर बैठ गए। प्रीति बाथरूम में नहाने चली गई। सत्यम अपने फ़ोन में व्यस्त हो गए। प्रीति बाथरूम से बाहर आई और अपने गीले बालों को सुखाने लगी। सत्यम बिस्तर पर लेटते हैं और प्रीति का हाथ पकड़कर उसे भी अपनी तरफ खींचते हैं। मैं कर दूंगा, वैसे भी तुम थक गई हो ना। नहीं, इतनी ज़्यादा भी नहीं थकी हूँ मैं। थैंक यू सो मच, पर मैं इतना तो कर ही लूँगी, ये तुम्हारा अच्छा है।
जब मैं कुछ नहीं करता तब कहती हो कि मेरी मदद नहीं करते, अब करना चाहता हूँ तो मना कर रही हो। हाँ, क्योंकि आप क्या मदद कर रहे हो अभी मैं देख रही हूँ, कहकर प्रीति टॉवल को सूखने के लिए डालती है और आकर बिस्तर पर लेट जाती है। नंदिनी अपने कमरे में आई तो कार्तिक नहा रहा था। नंदिनी अपने गहनों को उतार कर सभी को संभाल कर डब्बे में रख रही थी। जब कार्तिक बाहर निकला वो आईने से नंदिनी को देखकर उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला, तुम्हें पहले पता था हनी और बनी के बारे में? नंदिनी अपनी गर्दन झुका लेती है। कार्तिक समझ गया कि वो नहीं जानती थी। कार्तिक ने उसके हाथ को पकड़ा और अपने हाथ दूसरे हाथ से उसके हाथों पर अपनी अंगूठों से सहलाते हुए बोला, पिछले 2 साल से मैं उनकी कस्टडी का केस लड़ रहा हूँ और मैं इसीलिए शादी करने के लिए तैयार हुआ था, क्योंकि इसके बाद मुझे बच्चों की कस्टडी हासिल करने में मदद मिलती। नंदिनी ने कुछ न बोली, बस यूं ही हमें अपनी गर्दन हिलाती। नंदिनी तुम बहुत छोटी हो, शायद ये ना समझो, पर मुझे मेरे बच्चों की कस्टडी किसी भी हाल में चाहिए। कार्तिक उठकर खड़ा हुआ और बोला, एक बार ये कस्टडी मुझे मिल जाए तो मैं तुम्हें इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। आज़ाद मतलब? नंदिनी भी खड़े होते बोले, तलाक? मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, उसके बाद तुम जो चाहे कर सकती हो। कार्तिक ने कहा। तलाक का नाम सुनते ही नंदिनी कार्तिक की ओर देखने लगी। कहाँ वो इस रिश्ते को निभाने की सोच रही थी और कहाँ कार्तिक के दिमाग में तलाक तक की बात आ चुकी है। कार्तिक बिना कुछ बोले जाकर बिस्तर पर लेट गया। नंदिनी भी आती है और बिस्तर के दूसरे किनारे पर लेट जाती है। नंदिनी भी सो चुकी थी, लेकिन कार्तिक बिस्तर पर ये सोचकर इधर-उधर करवट ले रहा था। कार्तिक करवट लेता है और बार-बार नंदिनी की तरफ देखता रहा। फ्रेंड्स, ये न्यू स्टोरी आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताएं। आपकी राय बहुत मायने रखती है और एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।